नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष साक्षात्कार में बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी जो है बिहार सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, खनन जिसको लेकर के अक्सर की खबरें बनते रहती है बिहार में, वो भी इन्हीं के पास है। पथ निर्माण जो है वो भी इन्हीं के पास है, जिससे बिहार के विकास के रास्ते को हम लोग तय करते हैं और बिहार के विकास की एक पहचान इनका जो विभाग है वो भी है। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका विजय कुमार सिन्हा जी। और जो दो विभाग आपके पास है, उस वही दो विभाग जो है बिहार के लिए एक तरह से कहें जो अभिशाप था, और इसी को लेकर के काफ़ी इल्ज़ाम और काफ़ी गुंडागर्दी, फिरौती, सारी चीज़ें इस पे होती थी। लेकिन आपके आने के बाद से विभाग की जो है रूपरेखा या कहें जो उसका परिचय बदला है। कितनी चुनौतियां आपको लगी ये बदलने में, और कितना समय और किस तरीके से आपने किया इसको? देखिए, जब हम स्टूडेंट यूनियन के बीच में अपने को पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष बने, डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर संघ के जनरल सेक्रेटरी बने, उस समय से माइंस विभाग को, ये लगभग 45 वर्ष पहले की माइंस विभाग के अंदर में जिस तरह से माफियाओं का वर्चस्व, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का यही लोग केंद्र बिंदु थे। और मेरे लखीसराय में नरसंहार हुआ था, कई लोगों को बालू माफिया ने मारा था। जब हम नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में थे तो 1000 राउंड से ऊपर गोली चली थी कोइलवर में, कई लोगों को मार दिया, बालू में गड़ दिया। हम हल्ला सदन में करते रहे, डिस्टर्ब भी सदन, लेकिन कोई इस पर संज्ञान नहीं ले पाया। उस समय सत्ता में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तो मेरे मन मस्तिष्क के अंदर था कि माफिया राज को खत्म करना बिहार के लिए आवश्यक है। और संजोग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमें सेवा का अवसर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी ने हम पर विश्वास व्यक्त किया और खनन विभाग मेरे जिम्मे दिया। तो एक बड़ी चुनौती थी। कुछ लोग बड़ा आनंदित थे कि खनन विभाग में जो गया है वो घिनाया ही है और खनन विभाग को सुधार नहीं पाया है। हमारे साथ कलिक भी काम करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि आपने गलत विभाग को ले लिया। हमने कहा कि विभाग हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये मुख्यमंत्री का और सक्षम नेतृत्व के क्षेत्र में है। खनन विभाग के अंदर हमने पहले तो 2-3 महीना अध्ययन किया। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि पदाधिकारी सबको बदल दीजिए, लेकिन पदाधिकारी बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, क्योंकि आदत जो बिगड़ी हुई है, यहाँ से वहाँ जाएगा फिर वही काम करेगा। हमने कहा कि नहीं, जो अनुभवी है उसके अनुभव का लाभ उठाओ। एक चीज़ विजय सिन्हा जी, क्या आपको लगता है इससे पहले पॉलिटिकल संरक्षण था ऐसे माफियाओं को, तभी ये फले फूले और बिहार को बदनाम किया इतना? मैं बता रहा हूँ कि उन्हीं लोगों के माध्यम से हमने निर्देशित किया कि मेरा जो लक्ष्य राजस्व है उस लक्ष्य की प्राप्ति करो, और नहीं प्राप्ति होगा तब हम दंडित करेंगे, प्राप्त कर लोगे तो पुरस्कृत करेंगे। इसमें थाने की शिकायत बहुत आ रही थी, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, और हर जिले के अंदर तहसीलदारी की भी बात हो रही थी। हमने कहा कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें, मुख्यमंत्री जी से सलाह लेकर, कि थाने का प्रभाव कम पड़े। और हमारे उस समय के सेक्रेटरी मिहिर बाबू थे, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किए। मिल करके हमने एक नई खनन पॉलिसी लाया, जिसमें एक प्रावधान किया कि जो अवैध खनन करेगा, ओवरलोडिंग करेगा, उस पर हम फाइन 10 लाख रुपया करेंगे बड़ी गाड़ी पर, और छोटी गाड़ी पर 5 लाख। और जो इसको पकड़वाएगा, जितना मेरा डिजिटल योद्धा है, सोशल मीडिया से जुड़ा लोग है, 10,000 इनाम, बड़ी गाड़ी पर, छोटी गाड़ी पर 5,000। और उस इनाम का शुरुआत मुख्यमंत्री जी से किया है। और मैं पैसा अकाउंट में नहीं देता हूँ, तो माफिया उसको खोज कर मार देगा। आज 1 साल के अंदर मेरा पैसा भी जा रहा है, पुरस्कार भी जा रहा है, लोगों को पता नहीं है, सीधे यूपीआई में पैसा डालते हैं।
और पूरी गोपनीयता हम रखने का प्रयास साल भर से कर रहे हैं। और बहुत हद तक आज ये कहते हुए कि उसका नाम हम बिहारी योद्धा दिए हैं, जो इस अभियान में मेरा साथ देता है। पुलिस के भी कुछ लोग हैं जिसका थाना बिकता था, थाना में बोली लगता था, आज उसके भी लोग थाना प्रभारी नहीं कमाई करे, डायरेक्ट उसके जो बेचारे किराएदार हैं जो बिहारी योद्धा बनना चाहते हैं, वो डायरेक्ट फ़ोन खबर करते हैं, वीडियो बनाकर भेज देते हैं। तो माफियाओं से कोई आप लोगों को थ्रेट वगैरह, क्योंकि माफिया तो इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि भाई मंत्री को भी थ्रेट करते हैं, विधायकों को भी थ्रेट करते हैं। मेरा राजनीति में प्रवेश ही अपराधी और माफिया के विरुद्ध से ही हुआ है। और श्रद्धेय अटल जी के इस वाणी को हम याद रखते हैं कि जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सर में कफन बांध कर निकल गया, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। और हम तो सर में कफन बांध के निकल चुके हैं। मेरा कई चुनाव विधानसभा का अपराधियों के विरुद्ध हुआ है। बिहार के अंदर भी, घर के अंदर हो या घर के बाहर, मैं माफियाओं के विरुद्ध ही लड़ रहा हूँ। आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, अपने लोग भी गलत करते हैं, उसके विरुद्ध हम संज्ञान लेते हैं। और मैंने बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी भावनाओं के अनुकूल, बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी इसमें कि मैं सत्ता के लिए समझौता नहीं किया, मैं सुशासन के लिए समझौता किया हूं। एक मुझे वाकया याद आ रहा है, जब आप विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार से आपकी कुछ आपके इसी माफिया वाले बालू वाले मुद्दे पे भी कुछ हुआ था, तो वो काफ़ी वायरल होता है। अब तो आप तभी आप विपक्ष में थे, अब आप लोग दोनों साथ में, तो जब आमने सामने होते हैं तो क्या कोई असहज स्थिति बनती है? मुख्यमंत्री जी की एक विशेषता है, अगर जो कोई बड़ा पद पर आदमी बैठा है तो उसका हृदय भी बड़ा होता है। श्रद्धेय सुशील जी से भी एक बार दो बार संगठनात्मक हम कार्यकर्ता के नाते हो गई थी भिड़ंत, तो हमको लगा कि अभी तो हमको टारगेट में लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने से आके घर पर, अरे विजय जी, हमने कहा था कि आपका परिचय हमसे कैसे हुआ? हम गली के कार्यकर्ता नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद से डायरेक्ट पॉलिटेक्निक छात्र संघ और डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार इंजीनियर संघ का हम अति थे। और पोलिंग एजेंट डॉक्टर शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव के बने थे, वहाँ पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था। हम गले सुशील जी और इस तरह का, तो उन्होंने वैसे मुख्यमंत्री जी के उसके बाद भी देखिए कि बड़े प्रेम से, जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय भी बुला के कही करिए आप, जब उनको सच्चाई पता चला कि मैं जनून विषय को लेके खड़ा हूँ, फिर उन्होंने एक्शन भी लिया, हमको कही करिए आप हमसे बोलते, तो विषय को कहीं असहजता नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो अपनी निकटता, जाति के लवकुश समीकरण की भाषा या इस तरह से डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इससे परे हैं, इससे ऊपर हैं। उनके मन के अंदर है कि ईमानदारी के साथ बिहार का विकास हो, और जो करता, आज अगर जो ऐसा नहीं रहता तो मैं खनन विभाग के अंदर खनन नीति नहीं ला पाता और बिहारी योद्धा को इनाम नहीं दे पाता। आज पथ निर्माण मंत्री के नाते भी हमने कई नीति को, कई व्यवस्था को आगे लाने में उनसे सलाह लेकर अनुरक्षण नीति, जो पुल पुलिया गिरता था, आज ओवरलोडिंग बंद होने से मेरा पुल पुलिया बच गया। सारे पुल पुलिया पर देखिएगा हमने बोर्ड लगाया है कि पुल कमज़ोर है, इतना वेट तक कहीं जाएगा, उसको नए ढंग से अनुरक्षण करने की हमने पॉलिसी का भी उस समय निर्देशित किया। एक कॉन्ट्रैक्टर नीति भी लाए, जो कॉन्ट्रैक्टर खुल करके, आपने देखा कि 25 करोड़ 26 करोड़ एक्स्ट्रा चार्ज बिना काम के ही माल उठाने का। तो ये कई चीज़ को लाया, मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके उनके द्वारा सहमति और उत्साहित करने के लिए हमने छूट दिया। लेकिन सच्चाई है कि एक बड़ी जमात भ्रष्टाचारियों की है। और एक चीज़ विजय जी और है कि सड़क निर्माण, पथ निर्माण में आपने बहुत काम किया। लालू यादव कहते थे कि हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब बिहार की सड़क जो है उस लेवल तक आप पहुंच गई है? देखिए, उनकी भाषा बिहार को हमेशा लज्जित किया। उनके फुहरपन आज हर बिहारी कहीं ना कहीं
शर्मिंदा महसूस करता है ऐसे राजनेताओं के कारण। हेमा मालिनी जी आज सांसद हैं, बड़े एक्टर और बड़े लीडर दोनों हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए सरकार में और प्रधानमंत्री और माननीय नितिन गडकरी जी के सहयोग से चकाचक बिहार है। 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन, 2 लेन, पूरी जाल बिछ गई है। 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार के सहयोग से सड़कें बन रही है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, कई सुपर हाईवे भी चल रहा है। मैं उसकी लिस्ट भी जारी करूंगा कि मेरे पीरियड में कितना रोड, 250 से ऊपर ओवर ब्रिज हम रेल मंत्री के साथ मिलकर के, जिसमें लगभग 60 के लगभग उन्होंने पास भी कर दिया। मुख्यमंत्री जी 6 घंटा में पटना पहुंचने का बाद में 5 घंटा में, अब 4 घंटा में। हमने कहा मुख्यमंत्री जी, अगर जो जितना प्लानिंग आपके निर्देश पर भारत सरकार के सहयोग से किए हैं, किसी भी जिले से 3 घंटा में राजधानी पटना पहुंचेगा बिहारी, और बिहारी गौरवान्वित होगा। बिल्कुल गौरवान्वित। दो चीज़ें, दो मुद्दा जो अभी बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में चल रहा है। एक मुद्दा है वक्फ का मामला है, जो बिहार चूँकि जिस स्टेट में है वहाँ पर वक्फ जो है काफ़ी, खासतौर पे सीमांचल के इलाके में इसका काफ़ी विरोध हुआ इसका। तो वक्फ पे अभी जो विरोध हो रहा है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और दूसरा जो पहलगाम जो हमला हुआ है और जातीय जनगणना जो अभी आपने ऐलान किया कि जातीय जनगणना भी हम करेंगे, इस पर मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया। और वक्फ से मैं चाहूँगा, वक्फ को लेकर के जो विरोध हो रहा है उसका किस तरीके से टैकल कर रहे हैं आप? देखिए, खनन माफिया को हमने रोकने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफल है। ये जमीन माफिया है, और जमीन माफिया को प्रधानमंत्री जी का हंटर जो चला है, तो सारे माफिया बौखला कर रोड पर नृत्य करने में लगे हैं। इसको सख्ती के साथ दबाने की, रोकने की जरूरत है। ये जमीन माफिया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि ये माफिया जमीन का है, जिस जमीन को हो वक्फ में जोड़ दो, बेच दो, उसके ऊपर में अपार्टमेंट बना दो। ये गरीब मुसलमानों का विरोधी और शोषण करने वाले की जमात है। आज जमीन उस भूमिहीनों को, जो मुसलमान में बेचारा छोटा छोटा काम करता है, पसमंदा मुसलमान या छोटे मुसलमान पेंचर बनाता है, किस तरह की जिंदगी जीता है। 6000 से कम आमदनी वाले लोगों की संख्या है। हम उसको रहने का, सम्मान से जीने का, उसके बच्चों को, उसके बहू बेटियों को आगे बढ़ाने का, या बिहार के देश के अंदर जो गरीबी है, आज 6000 से कम आमदनी के लोग लगभग 33 से 37% लोग हैं, जो आर्थिक सर्वे में आया। आप देख लें कि 63% से ज़्यादा लोग 10,000 से कम आमदनी के हैं। हम ऐसे लोगों के लिए आज प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना करके विकास की एक नई मॉडल को, और बिहार में जो ये उछल रहे हैं राजनीतिक चिरकुट कहलाते हैं, ये राजनीतिक चिरकुट का धंधा बंद करे। अरे आपने नहीं, एनडीए में हम थे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में समर्थन किए थे। सुशील मोदी जी भी जातीय गणना के पक्ष में बोले थे, समर्थन किए थे। आप तो प्रतिपक्ष में थे तेजस्वी जी, लेकिन चिरकुट भाई ये लोग उछलने लगेंगे हमने ला दिया। अरे आपने तो सत्ता में कांग्रेस के लोग अर्धशतक रहे, क्यों नहीं लाए? आप भी 15 साल माता पिता रहे, क्यों नहीं लाए? आज प्रधानमंत्री जी जातीय उन्माद के लिए नहीं, सामाजिक सौहार्द के लिए और विकास के लिए लाए हैं, जिससे सबका साथ सबका विकास हो। और ये समझ नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं लोग की जमीन छीने जाएगी। और ये जातीय गणना के बाद जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उनको वंचित करना, और जो सचमुच में गरीब है, जिसके उत्थान के लिए नीति बननी चाहिए, अब वो चलेगा 21वीं सदी के भारत में। एक सवाल हमारे पास है, हम लोगों की एक जो अपनी सर्वे है उसमें ये है
कि सीमांचल के इलाके में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हिंदू विहीन हो रहे हैं, जो मुसलमानों की संख्या बाहर से आकर के भी उधर से भी आया है कि डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या सरकार गंभीरता से कोई प्रयास कर रही है? देखिए, ये विषय गंभीर है। आज कहीं न कहीं बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भारत के अंदर संबंध बनाता है और भारत में ही बस जाता है। ये योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा खेल हो रहा है और जिस गांव के अंदर, जिस टोले के अंदर वो बसता है, वहाँ पर उस तरह के अराजकता, आतंक का माहौल खड़ा करता है कि हिंदू पलायन के लिए विवश हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस पर सजगता से आंदोलन भी किया है और ऐसे लोगों को राज्य के हित में बाहर करने का मांग भी किया है। आज जब आतंकवाद कश्मीर के अंदर व्याप्त हो गया, बंगाल के अंदर, केरला के अंदर, सेंट्रल में सरकार कांग्रेस की थी, दामाद बना करके रखे थे। दामाद का मतलब होता है कि उसको कुटुंब बना के सम्मान के साथ अतिथि बनाए थे, अधिकार दे करके संरक्षित। मैं कुटुंब नहीं बनाऊंगा, बेटा बन के भारत के अंदर रहो और माँ भारती को माता मान करके माँ भारती के संतानों की सेवा का भाव और कल्याण उत्थान का विषय पर जो मन मिजाज बनाएगा वही भारत में रहेगा। अब चला गया है समय कि दूसरे देश के लोग मेरे देश में अराजकता पैदा करे, माँ भारती के संतानों को व्यथित करे, रक्त रंजित करे और आंख मूंद कर हम देखते रहेंगे। ये नहीं चलेगा। अब तुष्टीकरण नहीं होगा, प्रधानमंत्री का संतुष्टीकरण होगा और तुष्टीकरण की मानसिकता के विरुद्ध हर माँ भारती का संतान खुल करके लड़ेगा। आखिरी सवाल, मुसलमान आपको वोट नहीं देते, बीजेपी वोट नहीं देते, खुल के बोलते भी हैं कि बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। आप कितना भी उनके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर लीजिए, लेकिन वो आप पे विश्वास नहीं करते। ऐसा क्यों है? जिस दिन मुसलमान को ये समझ में आ जाएगा कि ये बाबर और उसके पूर्व के आताताई आक्रमणकारी भारतीय डीएनए के लोग नहीं थे, वो अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी थे, भारत को लूट करके ले गया। अधिकतर मुसलमान सनातन के संतान हैं। इन्होंने बदला है जबरदस्ती, दबाव में, भय में, डर में, लोभ में धर्म बदला। ये भारतीय है और उन मुसलमानों के साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि मेरा ही वो भाई है। जिस दिन उसके मन मिजाज में ये भाव भर जाएगा, वो माँ भारती के लिए खड़ा हो जाएगा। अभी बहुत सारे मुसलमान माँ भारती के लिए खड़ा हुए हैं। ये अपने सनातन सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करे। थाईलैंड में हमारा समुद्र मंथन का एयरपोर्ट पर चित्र लगता है, वह मुसलमान लगाने वाला है। भारत का मुसलमान, कोई पंथ मानो, अरे हम तो सब धर्मों को समाहित करते हैं। सनातन सत्य है, सृष्टि के साथ इसका निर्माण हुआ है, इसके पास सब धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो ये सही है कि सभी सनातन के संतान हैं, क्योंकि सृष्टि के साथ सनातन है, वो हमारा ही भाई है। कोई अलग अलग रूप में अलग अलग देवी देवता गुरु को माने, हमको आपत्ति नहीं, लेकिन अपने संस्कृति, सत्य और सनातन को स्वीकार करो। ये सच्चाई है, आज नहीं तो कल इसको स्वीकारना ही पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान को घर वापसी करनी ही होगी? निश्चित तौर पर वो सनातन के संतान है, अपने भारतीयता के हर संस्कृति से वो जुड़े हैं। अगर जो जुड़े नहीं रहते तो रोड पर कोई गिरता है तो हिंदू हो या मुसलमान दौड़ करके आता है बचाने के लिए, क्योंकि उसके डीएनए और रक्त में भारतीयता का वो भाव है, वसुधैव कुटुंबकम का वो मन मिजाज है। कुछ आताताई अत्याचारी जो ये विभेद कर रहा है, उसको निपटने की जरूरत है। ये कालनेमी है और ऐसे जयचंदों से भारत को बचाने की जरूरत है। बस समय की कमी, मुझे पता है। आखिरी सवाल मैं आपसे ही पूछूं, क्या चुनाव समय पे होने वाला है या पहले भी हो सकता है? ये हमारा सक्षम नेतृत्व पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव का समय पर निर्णय लेंगे और जब भी लेगा तो उनका हनुमान जगा हुआ है
अत्याचारी जो अराजकता पैदा करता है, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का मानसिकता बनाता है। और ये राजद कांग्रेस के लोग नाम बदलकर, भेष बदलकर, कालनेमी के तरह आकर करके वो माहौल को खराब करना चाहते हैं। हनुमान पहचानता है और उस कालनेमी का भी अंत करेंगे, रामराज को स्थापित करेंगे। थैंक यू विजय सिन्हा जी हमसे बात करने के लिए। तो विजय सिन्हा जी थे जो कह रहे थे कि हनुमान की तरह है ये और कालनेमी का ये नाश करेंगे और बीजेपी का जो भी एजेंडा है, केंद्र का जो भी एजेंडा है वो बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से लागू करेंगे और आने वाले चुनाव में बीजेपी इन्हीं एजेंडा पे काम करेगी और चुनाव में विजय श्री को हासिल करेगी। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।